नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा की गई थी। इसकी सर्वमान्य तिथि है जो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। मैं आपको इसमें मुख्य जो पॉइंट है वो हेडलाइन करके बताऊंगा। सिंधु सभ्यता की जो सैन्य व्यवस्था थी वो नगरीय सभ्यता थी। इसके अंदर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ये सब क्या है कि नगर प्राप्त हुए हैं। ये क्या है कि इसमें 6 बड़े नगर की संख्या दी गई है। लोथल, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। और सिंधु सभ्यता से ही क्या है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं। और इससे क्या है कि मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा क्या है कि अन्नागार भी मिला है। और इसमें एक बहुत बड़ा स्नानागार भी है जिसकी लंबाई इसमें आपको मैं हाईलाइट मैंने कर दी है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक है। भावचित्रात्मक जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। और सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो मिठास के लिए शहद यानी मधु का प्रयोग करते थे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिलते हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण भी मिला है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। अब देखिए मेसोपोटामिया के बारे में बात करते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलुहा शब्द प्राय सिंधु सभ्यता का ही है ये। अब देखिए अपने चलते हैं। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड और इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। कुब्बड़ वाला जो सांड है वो क्या है कि ये विशेष पूजनीय था इनके लिए। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सेंधवासी सूती वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए किले से घिरे हुआ था। और पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी इसमें दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। आग में जो पक्की हुई मिट्टी है उसे टेराकोटा कहा जाता है। अब हम चलते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। वैदिक सभ्यता के बारे में आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का जन्म स्थान मध्य एशिया को बताया गया है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अब आगे चलते हैं अपने। तो देखिए मैं जो इस वैदिक सभ्यता के अंदर जो मेन पॉइंट है उस पर ही डिस्कस करूंगा मैं। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी कहते थे। विष का प्रधान विषपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनापति प्रमुख थे। पूर्व दुर्गपति होते थे। स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले क्या होते थे? गुप्तचर होते थे। यानी जो स्पष्ट थे, जो जनता की गतिविधियां होती थी उनकी सूचना वो बादशाह को, राजा को देते थे। सभा और समिति राजा को दी जाने वाली क्या थी? 2 संस्थाएं थी। सभा और समिति राजा को दी सलाह देने वाली क्या थी? संस्था थी। सभा श्रेष्ठ व संभ्रांत लोगों की संस्था थी जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और जो समिति है इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ क्या हुआ? गायों की खोज। और 10 राज्य युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के
सातवें मंडल है। वेद आपको पता ही होता है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यह युद्ध परुशुनी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, यानी वृत्ति आधारित था, यानी व्यवसाय के आधार पर आधारित था। जैसा जो जिस कुल में जन्म लिया है, जो जिस वर्ण का है, वो वही काम करेगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। आर्यों का जो समाज था वो क्या था? पितृ प्रधान था, यानी पितृसत्तात्मक परिवार था आर्यों का। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदेशी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहने जाने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा का मतलब होता है जुआ खेलना। गायों को अगन्य पशु कहा जाता था। अगन्य पशु की श्रेणी में, अगन्य का मतलब क्या होता है कि न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में इसको रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले को और घायल करने वालों को वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था दी गई है। यानी गाय क्या है कि एक मतलब अगन्य पशु है, वो पूजनीय पशु है। इस कारण से उसे हत्या करने वाले और उसके मतलब क्या है कि घायल करने वाले को मृत्युदंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। तांबे को लोहित जैस कहा जाता था। लोहित का मतलब क्या होता है? यानी खून के रंग जैसा। आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु क्या थी? लोहा, जिसे श्याम अयस कहा जाता। श्याम का मतलब क्या होता है? काला। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। यानी व्यापार करने के लिए जो व्यक्ति दूर जाता था उसे कहते थे पणी। लेन देन में क्या थी? वस्तु विनिमय पद्धति प्रचलित थी। प्राचीन काल के अंदर क्या था? वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले सकता है कोई व्यक्ति। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंकनोट सूदखोर कहा जाता था। यानी सूदखोर, यानी जो ब्याज का धंधा करता था उस व्यक्ति को सूदखोर कहा जाता था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय की देवता कौन थे? इंद्र थे। मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यानी मनुष्य और देवताओं के बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे अग्निदेव, यानी अग्निदेव की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा जाता था। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। महापुराणों की है 18। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। तो आज हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में जो मेन प्रश्न है वो अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़े हैं। और कल हम जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल इसी समय फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।